नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल आर्यन मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतर्गत ये हम लोगों का पहला वीडियो है। दोस्तों, जो प्रश्नावली 1.3 है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये निकल कर के आता है कि जो अपरिमेय संख्या होती है उससे हमें सिद्ध करना होता है कि सिद्ध कीजिए कि जो कोई अपरिमेय संख्या होती है कैसे अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके। ठीक है, और उसका हर हर होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके और उसका हर कभी भी 0 ना हो। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या है? P/Q के रूप का है, लेकिन इसका जो हर है 0 नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार 3/2, 5/3। ठीक है, ऐसे भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। यदि मान लीजिए 10/0 कर दिया जाए, क्या ये परिमेय संख्या है? 10/0 कर दिया जाए तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि इसका हर क्या आ गया? 0 आ गया है। दोस्तों, जिसका भी हर 0 आ जाएगा वह परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। एक चीज़ और समझिए आप लोग, दशमलव के बाद कोई संख्या यदि कट जा रही है तो वो भी क्या होती है? हम लोगों की परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि 0.5। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद जो है संख्या कट जा रही है तो ये भी संख्या क्या होती है? हम लोगों की परिमेय संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, दशमलव के बाद, ठीक है, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, यदि संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात रिपीटिंग हो रही है तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 की रिपीटिंग हो रही है अर्थात पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग कहेंगे कि एक परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके और जिसका हर क्या होता है? अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम लोग P/Q के रूप में न लिख सकें वही क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात जो परिमेय संख्या नहीं होती है वही क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, ठीक है, करड़ी में 5, करड़ी में 7 और हम लोगों का पाई, जो पाई होता है हम लोगों का अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि दशमलव के बाद यदि किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, जैसे मान लीजिए कि 4, 1, 4, 5, ठीक है, 6, यहाँ पे क्या हो रहा है? डाट डाट हम लोगों का बढ़ता जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि संख्याएं दशमलव के बाद न पूरी तरह से विभाजित हो रही है और न ही पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है हम लोगों की? जिसको हम लोग P/Q के रूप में न लिख सके। ठीक है, यहाँ पर करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 और हम लोगों का पाई जो होता है, पाई वो भी अपरिमेय संख्या है। और दशमलव के बाद किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और वो संख्या विभाजित नहीं हो रही है तो वो संख्या क्या होती है? हम लोगों की अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3 का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, उसकी तरफ। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्नावली 1.3 है उसका जो एग्जाम्पल से पहला यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 है एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन में सोचते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हम लोग कल्पना करते हैं कि जो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? एक कल्पना करते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, हम लोग लिखते हैं, हम कल्पना करते हैं कि, हम कल्पना करते हैं कि ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझना है कि जो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 है हम लोग विपरीत सोच रहे हैं। ठीक है तो एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि हमें कल्पना करना है, हमें सोचना है कि हम कल्पना करते हैं कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अर्थात आप लोग समझिए, अर्थात करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 बराबर P/Q। समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने माना है, सोचा है कि जो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 बराबर P/Q। यहाँ पे P और Q जहाँ हम लोग लिखेंगे, जहाँ P तथा Q, ठीक है, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि हम कल्पना करते हैं कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या। अर्थात तो जो परिमेय संख्या होती है हम लोग समझ चुके हैं ना कि P/Q के रूप का होता है। अर्थात करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 बराबर P/Q होता है, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं। दोस्तों यहाँ पे सहअभाज्य संख्या आ रहा है, तो सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अर्थात ऐसी संख्या युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य कॉमन न हो, तो ऐसी संख्या युग्मों को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 3 और 5 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3 है और 5, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कुछ कॉमन नहीं है, एक के अतिरिक्त तो कुछ कॉमन नहीं है। इसके अलावा 1,2 है। ठीक है, यहाँ पे ठीक, इसके बाद आप लोग कुछ और मान सकते हैं, जैसे मानिए 3,7। ठीक है, ऐसी संख्याएं यहाँ पे मतलब क्या है कि जो एक है, एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसी संख्या युग्मों को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 बराबर P/Q। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम लोग क्या समझेंगे कि जो समीकरण 1 है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से करड़ी में 3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/Q माइनस करड़ी में 5 हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोगों को, हम लोग क्या कर दिए, करड़ी में 5 को पक्षांतर कर दिए। दोस्तों अब क्या करना है हमें, अब करना है हमें दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों, यदि हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर समझिए, करड़ी में 3 का वर्ग बराबर P/Q माइनस करड़ी में 5 का क्या हो जाएगा, हम लोगों का वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 का वर्ग अर्थात 3 आएगा। यहाँ पे देखिए P/Q माइनस करड़ी में 5 का वर्ग है, अर्थात A माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, A² प्लस B² माइनस 2AB होता है ना। तो अर्थात क्या हो जाएगा हम लोगों का P²/Q²। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए B² अर्थात करड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस 2AB अर्थात 2 गुणे करड़ी में 5 गुणे P/Q हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझिए, करड़ी में 3 का वर्ग क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3 हो जाएगा। यहाँ पे P²/Q²। ठीक है, प्लस करड़ी में 5 का वर्ग अर्थात 5 हो जाएगा माइनस 2 करड़ी में 5 हो जाएगा इंटू P/Q हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या है, 3 बराबर P²/Q² प्लस 5 माइनस 2 करड़ी में 5 इंटू P/Q। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे माइनस वाला है, माइनस वालों को पक्षांतर कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 3 को उधर भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए यहाँ पे 2 करड़ी में 5 हो जाएगा इंटू P/Q हो जाएगा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का P²/Q² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 हो गया और माइनस 3 हो गया। दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, P²/Q² प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 5 इंटू P/Q, इतना आ जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें आप लोगों को। देखिए आप, अब हमें क्या करना है कि 2 करड़ी में 5 बराबर Q का ऊपर गुणा करा देना है इसमें और P का नीचे गुणा करा देना है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का Q/P हो जाएगा ना, और P²/Q² प्लस 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है दोस्तों, चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत ही आसान है यहाँ पे। अब देखिए, करड़ी में 5 बराबर Q/ यहाँ पे देखिए 2 गुणा हो जाएगा तो 2P हो जाएगा, यहाँ पे P²/Q² प्लस 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का क्या आ गया, करड़ी में 5 बराबर Q/2P। ठीक है, कोष्टक में P²/Q² प्लस 2 आ गया। ठीक है, इतना आ गया हम लोगों का। देखिए करड़ी में 5 क्या है, करड़ी में 5 हम लोगों की एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे Q/2P P²/Q² प्लस 2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमें बिंदु लिखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें लिखना है और लिख करके समझना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या समझना है, चूँकि हमें यहाँ पे लिखना है, चूँकि P और Q,
ठीक है। P तथा Q पूर्णांक है, ठीक है। P तथा Q पूर्णांक है। उसके बाद ठीक है दोस्तों, इसलिए Q अपान 2P P² अपान Q² प्लस 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन मेरे दोस्त, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 5 क्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना। हमें विरोधाभास से क्या प्राप्त हो रहा है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को चीज़ें। देखिए यहाँ पे जो करड़ी में 5 है, करड़ी में 5 बराबर क्या आ गया हम लोगों का Q अपान 2P आ गया, और कोष्टक में P² अपन Q² प्लस 2 आ गया। यहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए Q अपान 2P P² अपन Q² प्लस 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर करड़ी में 5 है, तो ये भी है कि क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पे विरोधाभास से क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास ये प्राप्त हो रहा है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, और कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया आप लोगों को चीज़ें, अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, दोस्तों यहाँ पे 2 अंक वाला है, योगफल वाला है, ठीक है। यदि 1 अंक वाला आ जाए, जिसे मान लीजिए कि करड़ी, जिसे सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, उसके लिए हमें अलग नियम लगाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा हम लोगों का प्रश्नावली 1.3 में, तो हम लोग वहाँ पे समझेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 1.2 का 1.3 का जो अगला एग्जाम्पल है उसको, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो प्रश्नावली 1C है, उसका उदाहरण देखिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हमें क्या करना होता है, इसके विपरीत हमें मानना होता है ना कि जो कोई अपरिमेय संख्या होती है एक परिमेय संख्या होती है हम लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है कि इसके विपरीत, ठीक है दोस्तों, इसके विपरीत हम लोग लिख ले रहे हैं और समझ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसके विपरीत मान लीजिए कि 5 - 2 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात समझिए आप लोग, अर्थात 5 - 2 करड़ी में 3 बराबर A अपान B, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो A अपान B अर्थात P/Q के रूप में लिखी जा सके, अर्थात A/B के रूप में लिखे जा सके, वही क्या होती है हम लोगों की परिमेय संख्या होती है। तो हमें क्या करना है कि जो 5 - 2 करड़ी में 3 दिया है, हमें विपरीत लेना है, हमें कल्पना करना है कि कुछ क्षण के लिए जो 5 - 2 करड़ी में 3 है एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो 5 - 2 करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, A अपान B हो जाएगा। जहाँ, अब समझिए, जहाँ A तथा B क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है दोस्तों। सहअभाज्य संख्या आप लोग समझ गए हैं ना क्या होती है, ऐसी संख्या युग्म में जो इसमें एक के अतिरिक्त तो कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसी संख्या युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अब इसको अब मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है, ठीक है दोस्तों। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए यहाँ पे 5 - 2 करड़ी में 3 बराबर A अपान B है ना, तो -2 करड़ी में 3 उसको पक्षांतर कर दिए, तो यहाँ पे माइनस से जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2 करड़ी में 3 हो जाएगा बराबर। अब A/B है, इसको इधर पक्षांतर कर दिए तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 - A अपान B हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ हल कर लेते हैं इसको हम लोग। देखिए इसका तिर्यक गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5B - C अपन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 5B - A अपन क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा, इतना हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए हमें क्या करना है अब, चूँकि A तथा B क्या हम लोगों का पूर्णांक है, ठीक है, A तथा B पूर्णांक है, इसलिए 5B - A अपान 2B एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है अर्थात करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, अर्थात करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। यहीं पे हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। हमें क्या हो रहा है, करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या तथ्य प्राप्त हो रहा है कि
कि जो करड़ी में 3 होती है वह एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु इस तथ्य का, ठीक है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों कभी भी अपरिमेय संख्या, यहाँ पे करड़ी में 3 हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होती है और कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं अतः 5 माइनस 2 करड़ी में 3, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया आप लोगों को? एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों का प्रश्नावली 1.3 का जो एग्जाम्पल्स था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।